हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम अरविंद यादव। आज हम बात करेंगे मैराथन। आज हम करेंगे मैराथन टॉप 30 क्वेश्चनों की, और जिसमें हम बात करेंगे CDP की, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोग्राफी की। और इसमें हम 30 MCQ करेंगे और इसके साथ 30 MCQ के साथ इसके एक्सप्लेनेशन करेंगे। और हम पियाजे मॉडल या थंडरिक मॉडल या कोलबर्ग मॉडल और इन सभी मॉडलों के बारे में भी एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोग्राफी के MCQ क्वेश्चन, CDP के MCQ करेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो उसकी करेंगे। तो उसके पहला आते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं को और घटनाओं के विषय के रूप में चिंतन प्रारंभ करता है तो कौन सा अवस्था होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे एक बालक की एज होती है 0 से 7 तक संवेदी प्रेरक अवस्था होती है। 2 से 7 तक संवेदी प्रेरक अवस्था होती है। उसके बाद 2 से 7 तक वो पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था में रहता है। उसके बाद 7 से 11 साल तक वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में रहता है। उसके बाद 11 से 15 साल तक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में रहता है। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। और अगर बालक की औपचारिक क्रियात्मक अवस्था की बात करें तो औपचारिक क्रियात्मक अवस्था जो मूर्त, अमूर्त और तार्किक चिंतन का आभास करता है। वही मानसिक और शारीरिक अवस्था का 12 वर्ष की अवस्था में विकास होता है। और जीन पियाजे के अनुसार अगर अनुकूलन की बात करें तो वातावरण के साथ साम्य धारण स्थापित करता है। तो इस तरह से अगर हम बालक के तार्किक वस्तुओं की घटनाओं को चिंतन के बारे में करें तो 7 से 11 साल की अवस्था में मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं करने लगता है। तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होता है। आइए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। और मन को मन का मानचित्रण संबंधित है। तो मन का मानचित्रण संबंधित है मन की क्रियाशीलता और अनुसंधान से। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होता है। जो और मन का मानचित्रण क्रियाशीलता के अनुसंधान से होता है। और ये मन के चित्र बनने लगते हैं, ये ऑप्शन गलत है। शोध बढ़ाने की तकनीकी बढ़ती है, मन चित्रण से शोध की तकनीकी बढ़ती है बढ़ाने की तकनीक से, तो ये भी गलत है। साहसी कार्यों में क्रिया योजना, तो ये ऑप्शन गलत है। तो मन की क्रियाशीलता का अनुसंधान होता है, यानी मन सोचने की शक्ति को डेवलप करता है। उसके अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने के संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो प्राथमिक स्तर पर सीखने का विद्यार्थी को संबंधित सबसे बेहतर तरीका कौन सा हो सकता है? तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ऑप्शन, महंगी और चमकदार सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, ये गलत है। सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करना चाहिए, ये भी गलत है। अगर हम सरल ही चीज़ें पढ़ाते रहें तो विद्यार्थी कठिन चीज़ें कभी नहीं सीख सकता। उसके बाद कहानी कथन और पद्धति का प्रयोग करना चाहिए, तो ये भी नहीं है, क्योंकि बिना मैथ और साइंस पढ़े विद्यार्थी का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता। और क्षमता के अनुरूप विभिन्न विषयों को शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग, तो क्षमता के अनुसार अगर बालक किसी चीज़ को सिखाना है तो उसके छोटे छोटे चीज़ें अलग अलग टेक्निक, प्रयोगशाला विधि, उसके अलावा उसको अलग अलग एग्जाम्पल देके उसे सिखाने की कोशिश करना ही सही रहेगा। तो इसलिए प्राथमिक स्तर पर क्षमता के अनुसार उसे अलग अलग चीज़ें सिखाई जाए तो विद्यार्थी ज़्यादा सीख सकता है। फिर आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। और निम्न में कौन से बच्चे को सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है, तो नहीं है। तो संवेदनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता होती है, तो ये तो होता है। शरीर के भी अवशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना, तो ये बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक की आवश्यकताओं से संबंध नहीं रखता, तो यानी ये ऑप्शन सही हो जाता है, नहीं है। और सानिध्य की आवश्यकता यानी ध्यान लगाने की आवश्यकता, उसके अलावा सामाजिक अनुमोदन की सराहना करना, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। आते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। वह कौन सा कथन है जहाँ बच्चे संज्ञात्मक विकास के साथ बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है? तो संज्ञात्मक विकास जीन पियाजे के मॉडल के अनुसार हम विद्यालय और कक्षा का पर्यावरण, तो कक्षा का पर्यावरण एक अनुकूल होना चाहिए, बच्चों को सीखने की और तकनीक विकसित होना चाहिए, तथा कक्षा के साथ साथ परिवार का माहौल भी एक संज्ञात्मक मॉडल विकास के बेहतर तरीका को परिभाषित करता है। उसके बाद खेल का मैदान
सभागार और घर। तो ये सभी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें सर्वश्रेष्ठ अगर उपयुक्त ऑप्शन देखा जाए तो पहला ऑप्शन करेक्ट होता है, विद्यालय और कक्षा का वातावरण। बच्चे दुनिया के बारे में समझ सृजन करते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ और सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसे जाता है? तो इसका श्रेय पियाजे। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसे जाता है? तो इसका श्रेय पियाजे को जाता है। तो पियाजे के मॉडल के अनुसार जीन पियाजे, इनका पूरा नाम जीन पियाजे था, और इन्होंने सामान्य और स्कीमा जैसी चीज़ों पर बात की, और उनके व्यवहार का समझ और व्यवहार की सूजन को स्कीमा, अगर स्कीमा की बात करें तो स्कीमा की बात की तो स्कीमा मतलब व्यवहार को संगठित पैटर्न होता है। उसके बाद विकेंद्रीकरण और स्कीमा 2000 किसी विषय वस्तु के तरीकों को सोचने की प्रक्रिया विकेंद्रीकरण कहलाती है। तो अपनी सृजन कहते हैं तो ये पियाजे मॉडल के अनुसार आती है। और पेवलॉव का मॉडल क्या था? तो पेवलॉव का मॉडल था कि एक बिल्ली को एक बक्से में बंद, अगर पेवलॉव के मॉडल की बात करें तो पेवलॉव का मॉडल एक बिल्ली को एक बक्से में बंद कर दिया जाता था, और वो बार बार वो इधर उधर कूदती, फिर उसके बाद में उसे पता चल जाता, तो उसके बाद वो दरवाज़ा खोलना सीख जाती। तो यानी बार बार कोशिश करने से सीख जाती है। इसी तरह से पेवलॉव का मॉडल था। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बी है। आते हैं 7वें क्वेश्चन पर। शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? तो शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या यानी पाठ की चर्चा करना, इस शब्दावली किस ओर करती है? तो आइए आंसर देखते हैं। विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम में जिसे विद्यार्थियों को प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है, तो यानी पहला ऑप्शन ही सही है। मूल्यांकन प्रक्रिया, यानी पाठचर्या से सिर्फ मूल्यांकन नहीं होता, ये ऑप्शन गलत है। शिक्षण पद्धति में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, उसके बारे में भी बात नहीं करते। कक्षा में प्रयुक्त होने वाली पाठ्य सामग्री, ये भी नहीं होती। पाठचर्या बेसिकली ये होती है कि पाठक कोई भी लेसन पढ़ाना है, जैसे सपोज कीजिए कि भूगोल के मानचित्र को पढ़ाना है, तो भूगोल के मानचित्र को पढ़ाने के लिए बच्चे के मन में आने वाले सारे पहले उसकी क्या पूर्व धारणा थी, उसके बाद उसकी हमें कैसे सिखाना है, इसके बारे में हम चर्चा बिफोर करेंगे, और पाठ की एक प्लानिंग करेंगे, और कैसे हम पाठ की चर्चा करेंगे, कहाँ से आएगा और कितना एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम एक स्टूडेंट से किस तरह के व्याख्यात्मक या अलग अलग आंसर प्राप्त होंगे। तो इस तरह से ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाता है। अब आते हैं 8वें क्वेश्चन पर। निम्न में से किसे शिशु को अपने संसार के अधिकांश बातें खेल के मैदान में, शिशु को अपने निम्न में किसी ने कहा कि शिशु को अपने संस्कार के बारे में अधिकांश बातें खेल के मैदान से सीखता है? तो स्ट्रेगन ने कहा था। और आते हैं 9वें क्वेश्चन पर। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किसने से संबंधित है? तो निरंतरता के सिद्धांत। तो विकास इंसान का कभी रुक नहीं सकता। अगर हम विकास और अभिवृद्धि की बात करें, तो विकास व्यापक क्षेत्र में होता है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और विकास के बारे में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों चीज़ होता है। बाह्य और आंतरिक परिवर्तन होता है। उसके बाद रचनात्मक, विनाशात्मक। तो रचनात्मक जो भविष्यवाणी की जा सकती है, इसके बारे में विकास के संबंध में। वहीं अगर हम अभिवृद्धि शब्द की बात करते हैं तो अभिवृद्धि एक सीमित समय तक होती है, जैसे उसके अलावा सीमित समय के लिए होती है। उसके बाद मात्रात्मक विकास होता है, उसके बाद रचनात्मक परिवर्तन होता है, और भविष्यवाणी नहीं की जाती। ये अभिवृद्धि के कथन में संदर्भ होता है। वहीं हम विकास के बारे में बात करें तो विकास के बारे में हम देखते हैं कि व्यापक क्षेत्र में होती है। उसके बाद विकास के बारे में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और निरंतरता के सिद्धांत पर काम करती है। ठीक, तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में किस अवस्था में बच्चे अपने समयक समूह की सक्रिय व्यवस्था हो जाते हैं? तो ये किशोर अवस्था की बात होती है और इसकी बारे में वर्णन करते हैं। बच्चों को बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए 4 विशिष्ट अवस्थाएं हैं कि एक पहचान की गई, तो ये पियाजे के मॉडल के अनुसार दी गई। और पियाजे के 4 मॉडल के अनुसार कौन कौन सी थी? तो पहला संवेगी, उसके बाद पूर्व संवेगी, संवेगात्मक, उसके बाद तीसरा था मूर्त अमूर्त, और तीसरा था औपचारिकता। तो ये 4 दिए गए थे और जिनका रेंज था 0 से 2, और उसके बाद 2 से 7, उसके बाद 7 से 11 और 11 से 15 साल था। तो इससे संवेगी, संक्रियात्मक,
मूर्त क्रियाएं और औपचारिकता, ये 4 मॉडल पियाजे ने दिया था और जो बौद्धिक विकास के विभिन्न 4 अवस्थाओं का वर्णन किया था। तो इस तरह से इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आइए 12वें क्वेश्चन पर करते हैं। वह अवस्था जिससे बच्चों को किसी वस्तु की घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है वह कहलाता है मूर्त क्रियाएं। तो मूर्त क्रियाएं जो 4 अवस्थाएं पियाजे ने दी थी, ये 4 अवस्थाएं हैं। तो सोचना स्टार्ट कर देता है, यानी बच्चा 7 से 11 साल की अवस्था में सोचना शुरू कर देता है। वहीं पूर्व क्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल की होती है। औपचारिक क्रिया अगर हम बात करें सबके 1 बाई 1 तो मूर्त क्रियाएं 7 से 11 तक होती हैं। वहीं पूर्व क्रियात्मक औपचारिकता की बात करें तो औपचारिकता 11 से 15 होती हैं। वहीं पूर्व क्रियात्मक ये 2 से 7 तक होती हैं। वहीं संवेगम अवस्था 0 से 2 साल होती है। तो बच्चा सोचना शुरू कर देता है, यानी 2 से 7 से 11 साल की अवस्था है, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अकॉर्डिंग टू पियाजे मॉडल। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? विद्यार्थियों के लिए काम आसान करेगा, सहयोग और शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, ये सही है। उसके बाद समय बिताने के सहायक होगा, तो ये गलत है। उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, तो सिर्फ एक चीज़ का विकास नहीं बल्कि सहयोग, शारीरिक और मानसिक, और उन्हें डिसीजन लेने के लिए ये सारी चीज़ें स्ट्रांग बनाती है। तो ऑप्शन बी उपयुक्त है इन सभी में। परिवार वह साधन है जहाँ औपचारिक शिक्षा दी जाती है, अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है, और दूरस्थ शिक्षा जो डिस्टेंस लर्निंग होती है वो नहीं दी जाती। गैर औपचारिक शिक्षा ये भी नहीं दी जाती, औपचारिक शिक्षा ये भी नहीं दी, और अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। उसके बाद हम आते हैं 15वें क्वेश्चन पे। और वह शिक्षक जो विद्यार्थियों को स्कूलों में विद्यार्थियों को सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, तो आदर्श रूप से बर्ताव करने पर, और महान व्यक्ति के बारे में बोलकर ये सामाजिक मूल्यों को नहीं विकास कर सकता, अच्छी कहानी सुनाकर इससे भी नहीं कर सकता, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके इससे भी नहीं। तो एक शिक्षक विद्यार्थियों को सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, उन्हें आदर्श रूप बर्ताव करके। उनके साथ एक आदर्श शिक्षक एक आइडियल पर्सन होता है, उनके साथ एक अच्छे व्यवहार करके ही उसे सिखाया जा सकता है। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ये तो ज़रूरी है। एक सुवक्ता होना, ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना और कक्षा में समयानुवर्तित होना, और ये चारों ऑप्शन अगर देखा जाए तो ज़रूरी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर कहा जाए तो विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना ही एक शिक्षक का काम है, और विद्यार्थियों की कठिनाई उन्हें अनुशासन में रखना, उन्हें अच्छी चीज़ें सिखाना तथा उनके प्रॉब्लम को डाउट को सॉल्व करना ही शिक्षक का कर्तव्य होता है। इसके बाद आते हैं 17वें क्वेश्चन पर। बचपन में संप्रावित दृष्टिकोण की मान्यता है, तो ये बचपन के तरीके बच्चे वयस्क के बराबर होते हैं, नहीं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में अच्छा व्यवहार माना जाता है, ये भी गलत। बचपन आधारित रूप से प्रतिज्ञा, ये भी गलत। बचपन वृद्धि परिवर्तन की अनूठी अवधि होती है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं 18वें को। असंगठित क्षेत्र में आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा, तो असंगठित क्षेत्र में आने वाला सबसे बच्चा अधिक कठिनाई का करेगा, तो सुनिर्मित पाठों का ये नहीं है, अभ्यास की पुस्तिका में ये भी नहीं है, और नियोजित निर्देशन में ये भी नहीं है, और डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। उसके बाद चरित्र का विकास कैसे होता है? चरित्र का विकास के बारे में हम इच्छा शक्ति प्राप्त होती है, या नैतिकता द्वारा होता है, या वर्ताव के व्यवहार। तो एक चरित्र के निर्माण के लिए ये सभी चीज़ें आवश्यक होती हैं। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, नैतिकता होती है यानी मोरलिटी होनी चाहिए, अर्थात वर्ताव और व्यवहार अच्छा, बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, गुड कंडक्ट, गुड नॉलेज, गुड थॉट ही हमें एक अच्छा चरित्र, एक अच्छा बिहेवियर दे सकता है। तो ये सभी होती हैं। उसके बाद 20वें क्वेश्चन पाते हैं। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए प्रशासनात्मक, एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह नहीं होना चाहिए। उसके बाद निदेशात्मक, ये भी नहीं होना चाहिए। आदर्शवादी होना चाहिए, और शिक्षाप्रद ये होना चाहिए, लेकिन आदर्शवादी ज़्यादा उपयुक्त होगा। आदर्शवादी एक टीचर आइडियल होना चाहिए जो अपने आदर्शों, अपने ज्ञान, अपने सीख के साथ ही एक स्टूडेंट को अच्छी शिक्षा दे सके, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होता है। उसके बाद हम आते हैं तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, एंड अगले वीडियो में हम मिलते हैं एक नए क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू सो मच।